दोस्तों, आज हमारे बीच हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, जो कि यूपी पीसीएस का लेटेस्ट रिजल्ट जो आया है उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है और इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डिप्टी एसपी हम कह सकते हैं, डिप्टी एसपी का पोस्ट प्राप्त हुआ है। तो आइए अभिषेक जी से इनकी सफलता के बारे में रूबरू करते हैं और आशा है कि इनके अनुभव का लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपका किरण ग्रुप ऑफ कंपनी में स्वागत है। धन्यवाद। अभिषेक जी, जैसा अभी मैंने दर्शकों को बताया कि आपने यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर किया है और उसके साथ आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, लगातार मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। अभी वहाँ पे अंतिम चयन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ। मैं उसके मतलब 2015-16 से उसके प्रीलिम्स और मेंस लगातार दे रहा हूँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते करते स्टेट पीसीएस को भी प्रिपेयर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। थोड़ी सी अलग रणनीति की जरूरत होती है स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। लेकिन कमोबेश अगर हम देखें तो मोर और लेस लगभग सेम सिलेबस होता है। जनरल स्टडीज जो हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी से हमारा जनरल स्टडीज का एक अच्छा खासा दायरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, हमको कुछ स्टेट स्पेसिफिक चीजें अलग से पढ़नी होती हैं स्टेट पीसीएस के लिए, लेकिन उनको हम उसी रणनीति, अगर सही रणनीतिबद्ध होकर के चलें तो उन चीजों को भी कवर किया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अभिषेक जी? उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे होते हैं उसी स्टेट में सिलेक्शन उनका ज्यादा होता है। नहीं, ऐसा कुछ मतलब योजनाबद्ध होकर ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने भी कई सारे अलग स्टेट्स में भी एग्जाम दिया है। हाँ। और वहां भी प्री मेंस दिया है। मैं फाइनल उसके लिए मतलब फाइनल राउंड के लिए गया नहीं कभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा होती हैं, सिलेक्शन होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन मेरे कई सारे साथी भी हैं जिन्होंने और अलग अलग स्टेट्स में, राजस्थान में, झारखंड में, वो वहाँ की पीसीएस परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं और चयनित भी हुए हैं। तो ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे सफलता का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप उसी स्टेट के पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी समग्र रूप से अच्छी हुई है तो आप भारतवर्ष में जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं आप उन कहीं भी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। राजस्थान के बारे में कुछ लोगों की भ्रांतियां रही हैं कि राजस्थान पीसीएस में राजस्थान से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस या बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अदर स्टेट के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस का दायरा कुछ ज्यादा होता है। जैसे यूपी पीसीएस में मूलतः 15 से 20% प्रश्न ही राज्य विशेष के होते हैं, बाकी एक जनरलाइज्ड वे में ही होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में वहाँ के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो हमको, जैसे अगर हम किसी अलग स्टेट में जा रहे हैं एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए, तो हमको डेफिनेटली वहाँ का जो कंटेंट है या जो सिलेबस पहले से डिफाइंड है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ की जो पूर्व के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अध्ययन करना चाहिए। तो हम अपनी रणनीति बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, कि वहाँ थोड़ा सा अगर ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से अध्ययन करें, सो दैट कि एग्जाम में हमको फायदा मिले। और आज के डेट में मेरे ख्याल से मटेरियल की तो कोई कमी है नहीं। जी बिल्कुल। आप कुछ चीजें, जैसे बहुत चीजें नहीं मिलती हैं, किसी राजस्थान में जा रहे हैं, आप झारखंड में जा रहे हैं, कुछ चीजें जो अगर आपको बुक से नहीं मिल रही है, कई सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करा रही है। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। नहीं तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जो वहाँ की बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें हैं, कल्चर है या फ्लोरा फौना है, इन सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। तो मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा अभिषेक जी, नए बच्चों के सामने जनरली एक प्रॉब्लम आती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि पहले प्रिलिमिनरी की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी संपूर्णता में होनी चाहिए। संपूर्णता का मतलब होता है कि आपको पूरी एक तैयारी एक साथ करनी है। ये अलग अलग तैयारी नहीं होनी चाहिए कि पहले आप प्री की तैयारी कर रहे हैं फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। सपोज दैट अगर आप इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज का, तो इंडियन पॉलिटी की तैयारी टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में है, सारे पूरे सिलेबस को हमको कवर करना है, पूरा टॉपिक कवर करना है। उसके बाद अपने आप ही आपको उसमें से प्रीलिम्स, अगर आपने सही से उसको स्टडी किया है तो अपने आप ही आपको उसमें से प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। हाँ, आपको अलग अलग स्किल्स डेवलप करनी हो सकती है। जैसे प्रीलिमिनरी में आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहां पे गलत चीजों को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से हमको आंसर करना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशंस है अगर, तो मेंस में आपको एक टॉपिक का सिर्फ मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं है, वहां पे आपको एक आंसर लिखना है, कंसाइज्ड वे में कैसे आंसर लिखना है, वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल वो प्री या मेंस बेस्ड नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। वो आपको पूरा स्टडी करना है एक साथ, फिर आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से इन चरणों की तैयारी करनी है। डेफिनेटली, जैसा अभिषेक जी ने बताया कि फैक्ट्स होता है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात हम करते हैं
सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिटीजनशिप की बात कर लें, या फिर हम किसी भी टॉपिक की बात कर लें, तो उसके ऊपर जो फैक्ट्स मिलेगा वो तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो फैक्ट चेंज होंगे नहीं। जी बिल्कुल, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर आप मेंस के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो मेरे ख्याल से सारा टेक्स्ट आपके दिमाग में रहता है। जी बिल्कुल, है ना। तो राइटिंग स्किल की तैयारी कैसे, आपने राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया? राइटिंग स्किल के लिए मैं मतलब जो मेरा तरीका रहा है कि मैंने जो जैसे कोई भी टॉपिक स्टडी कर लिया है तो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी का एक सबसे अच्छी बड़ी चीज ये है कि जब भी आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, जब भी आप तैयारी के लिए ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो जो लास्ट 10 ईयर या 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप अपने पास में रखें। ठीक है, कोई भी टॉपिक सपोजेड आपने खत्म किया, जैसे अभी आपने कहा सिटीजनशिप खत्म किया या फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म किया, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खत्म किया, अब आप लास्ट ईयर के पेपर्स में देखिए कि उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर लिखने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे, शुरुआत में दिक्कत होती है, शुरू में आपके आंसर उतने अप टू पॉइंट नहीं होंगे, उतने कंसाइज नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसको डेवलप करने लगेंगे कि हमको जो अच्छा हर जगह पे, चाहे यूपीएससी में तो काफी पहले से ही है, स्टेट पीसीएस भी अब मतलब प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट देने लगा है, तो आपको एक वर्ड लिमिट में ही आंसर देना है। तो धीरे धीरे आप उसमें पारंगत होते जाएंगे कि आप उस जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसमें आप किस तरह से अपने सारे आंसर के जो सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं उनको कवर कर सकें। अभिषेक जी, नए बच्चों के सामने एक और प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करें या कौन सी प्रिस्क्राइब बुक हो जो उनके लिए यूजफुल साबित हो सके। तो वहां पे आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जैसे जनरल स्टडीज के लिए, जब जनरल स्टडीज के लिए या आप मेंस पे जब आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपका बैकग्राउंड वो नहीं रहा है, आजकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से बहुत लड़के सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं और बेसिकली वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की ओर जाते हैं क्योंकि उनको तैयार करना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो सबसे अच्छा अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं रहा है तो ज्यादा अच्छा है कि आप पहले एनसीईआरटी की बुक से शुरू करें, सो दैट आपका बेसिक बिल्डिंग है वो एक अच्छी सी बन जाए। एनसीईआरटी की बुक किस स्टैंडर्ड से स्टार्ट करनी चाहिए? अगर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। सपोज दैट किसी ने अगर 12th तक ज्योग्राफी पढ़ के रखा है तो उसका एक अच्छा खासा बेस होता है, वो 9 से भी स्टार्ट करेगा तो ठीक है। किसी ने ज्योग्राफी 9th के बाद 8th के बाद पढ़ी ही नहीं है, ठीक है ना, वो पूरा साइंस साइड में रहा है, तो उसको फिर 6 से कवर करना चाहिए। ठीक है, तो 6 से ही सारी चीज, 6, 7th, 8th की बुक्स भी काफी छोटी होती हैं, आपको हार्डली एक दिन लगता है पूरा कवर करने में। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप 6 से ही सारी बुक्स एनसीईआरटी की कवर करें और उससे आपका जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, आपको चीजें समझ में आती हैं। फिर आप रेफरेंस बुक की ओर आए और रेफरेंस बुक में आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर बुक में सब फैक्ट्स, फिर वही बात है, सब में से आपके समझने के ऊपर है। कई सारी बुक्स पॉइंटर में अवेलेबल हैं, कई सारी कंप्रिहेंशन वाइज है, आप जिस लेवल से समझ सकें तो आप कोई भी 1-2 अच्छी रेफरेंस बुक अपने पास रखें। किरण प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित कई सारी मैगजीन्स या कई सारे बुक्स जो संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी या राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी प्रकाशित की गई हैं, उन किताबों के बारे में आपका क्या राय है? निश्चित रूप से किरण प्रकाशन इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी मैंने कई बुक्स इधर देखी हैं, बल्कि 1-2 बुक्स मैंने अपनी भी तैयारियों के दौरान पे प्रयोग की थी, जो इनकी जनरल स्टडीज के पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 के लिए इन्होंने बुक्स निकाली हैं। 4 वॉल्यूम हमारी आई थी। जी हाँ। सामान्य अध्ययन के लिए अगर मुख्य परीक्षा की बात करें हम लोग तो इसकी 4 वॉल्यूम है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वॉल्यूम 3 है, इसकी वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं अभिषेक जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये चारों वॉल्यूम जो निकाली गई है ये बच्चों के लिए कितनी यूजफुल रही है? जी, ये काफी उपयोगी है क्योंकि जो बदला हुआ, अब जैसे 2018 से जो मुख्य परीक्षा होनी है वो बदले परिवेश में होनी है, स्ट्रक्चर बदल गए हैं पेपर के, अब बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे है। तो इन्होंने पेपर वाइज जो बुक निकाली है वो काफी उपयोगी हो सकती है छात्रों के लिए, क्योंकि अलग अलग पेपर वाइज है, हर टॉपिक को कंसाइज्ड वर्ड में वो किया गया है, बहुत डीप में नहीं गए हैं, तो बिल्कुल आपको आंसर भी ऐसे लिखने हैं, तो ये आपके लिए परीक्षा में काफी उपयोगी साबित मतलब आप कहना चाहेंगे कि टू द पॉइंट अप्रोच के साथ इसमें सारे कंटेंट दिए गए हैं? जी बिल्कुल, और सारे टेक्स्ट को कवर किया गया जी हाँ, जितने भी अभी तक के जितने भी मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको भी इसमें अच्छे से, मतलब जो कंटेंट राइटिंग में अच्छे से उनको इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही आप थोड़ा समसामयिक घटनाओं से प्रति बने रहें, ठीक है, जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसके साथ अपने कंटेंट को डेवलप करते रहें। इसके अलावा किरण प्रकाशन की ओर से उत्तर प्रदेश का भूगोल शायद आपने देखा होगा जी, या फिर उत्तर प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जी, ये 2 स्पेसिफिक बुक यूपीपीसीएस के लिए लाई गई हैं। तो इसके बारे में
आपका विचार? जी, ये जैसे अब उत्तर प्रदेश का भूगोल है, तो अब जैसे पहले ये होता था कि भूगोल के 10, 15, 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में सिर्फ आते थे। लेकिन अब पेपर वाइज है, पेपर 1, 2, 3, 4 है, तो आप भूगोल का एक अच्छा खासा वो होगा। और क्योंकि अब मेंस भी पूरी तरह से ही डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनके क्वेश्चंस हैं अब अच्छे खासे फॉर्म में होंगे, और इनको कवर करने के लिए आप स्टेट स्पेसिफिक चीजों को, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ राज्यों में ज्यादा पूछी जाती है, तो यहाँ भी अब ये जो अनुपात है बढ़ सकता है, ये रेशियो इंक्रीज कर सकता है। तो अब आपको थोड़ा और डीप स्टडी करना चाहिए, तो उसके लिए ये बुक्स काफी उपयोगी साबित होंगी। अच्छा, अभिषेक जी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो हम लोग करते हैं, जी, तो उसमें कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए? क्या केवल एक ही न्यूज़पेपर रीड करना सफिशिएंट होता है या एक से ज्यादा करना चाहिए? अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, या फिर हिंदी मीडियम में कोई अच्छी न्यूज़पेपर है? देखिए, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो जो सबसे सही है, तो आपको द हिंदू रीड करना चाहिए, क्योंकि द ठीक हिंदू है। में आपको समसामयिक जो भी सिविल सेवा की तैयारियों से जुड़े मुद्दे होते हैं, काफी अच्छे से वो कवर करते हैं। और ये भी नहीं कि आप 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन का आपने स्टडी किया है, एक ओवर ए पीरियड, मतलब कि लगभग 6 महीने, साल भर तक उसको स्टडी करें। तो जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, पॉलिटी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, उनको अच्छे से कवर किया जाता है। जैसे हिंदी माध्यम के हैं, तो हाँ, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत डीप में, हो सकता है आप ना पढ़ पाओ, ना समझ पाओ, फिर भी आप स्टडी करो, थोड़ा बहुत तो आपको इनपुट उससे मिलता रहेगा। इसके अलावा आप दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, वो अच्छा न्यूज़पेपर है, वो उसको भी कवर ले सकते हैं और उसके साथ कवर कर सकते हैं चीजों को। और जैसे हिंदी माध्यम में दिक्कत होती है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बार हिंदी का न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लीजिए सेम डेट का, उसके बाद इंग्लिश वाला पढ़िए, आपको मोर और लेस चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ये एक प्रश्न आता है कि क्या इतना समय होता है कि पहले हिंदी के न्यूज़पेपर को रीड किया जाए और फिर इंग्लिश में उस न्यूज़ को समझा जाए? देखिए, न्यूज़पेपर का मतलब होता है, न्यूज़पेपर 16-18 पेज का होता है। हम्म अब ये स्किल आपको डेवलप करनी है कि आपके एग्जाम के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। आपको कभी भी पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। सपोज दैट न्यूज़पेपर, आप जैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ही है, 18-24 पेजों का आता है। आप उसमें लोकल न्यूज होती है, कई सारी इंटरटेनमेंट न्यूज होती है, आपको उसको स्किप करते जाना है। आपको सिर्फ, या बिल्कुल जो टोटली पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली है या कुछ ऐसे संबोधन है, उसको छोड़ना है। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करना है जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि क्या चीजें मेरे को कवर करनी है। तो उसको आप इजीली 1 से 1.5 घंटे में रोज कवर कर सकते हैं। ठीक है, पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा अभिषेक जी ने कहा कि आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड करें कि जैसे बिजनेस न्यूज है तो बिजनेस न्यूज को आपको अच्छी तरीके से करना है, एडिटोरियल के पेजेस को बिल्कुल, अच्छी तरीके एडिटोरियल से को। करना है, लोकल न्यूज को इग्नोर करना है। और मोरलेस यही बात किताब के सिलेक्शन में या स्टडी मटेरियल के सिलेक्शन में भी होती है बिल्कुल। कि हमें ये पता करना होगा पहले, या हमें ये डिसाइड करना होगा पहले कि हमारे लिए कौन सी चीज यूजफुल नहीं है। जी, जो चीजें यूजफुल है हम उसी पे कंसंट्रेट करें और उतने ही करें अगर अच्छी तरीके से, तो हमारे हिसाब से सफलता निश्चित रूप से मिल बिल्कुल। सकती है। अभिषेक जी, तैयारी करने के दरमियान कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन रहा होगा, कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा, या आप अपनी सफलता का श्रेय अगर मैं कहूं कि किसे देना चाहेंगे तो उसके बारे में कुछ बताएं। मेरे पिताजी भी पीसीएस अधिकारी हैं अच्छा। उत्तर प्रदेश में। तो शुरू से ही मेरा झुकाव, मतलब एक स्वाभाविक होता है, नेचुरल है कि शुरू से मेरा झुकाव इन सर्विसेज की ओर रहा। और तो मतलब उनसे भी इंस्पिरेशन मुझे मिलती रही कि मतलब इस सर्विस में आऊँ, और फिर मैं जो मतलब अपने आप को डेवलप करने के बहुत चांसेस होते हैं इन सर्विसेज में। इसके अलावा जैसे मेरे पिताजी को मैं बहुत श्रेय देता हूँ, और मेरी मम्मी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत मतलब कि इनकरेज करते रहे हमेशा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, सिविल सर्विसेज टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, अपीयर हो रहे हो, 1 महीने में आप एग्जाम देके निकाल लो, एक टाइम लगता है। तो उसमें आप कभी कोई आप बहुत ही डल भी हो जाते हो, बहुत डिप्रेशन में होते हो। तो और इसके अलावा मेरी वाइफ अंजलि श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत हेल्प की। मेरे बड़े भाई राहुल, उन्होंने कंटेंट वगैरह, मैं थोड़ा बाहर रहता था, मैंने इसके पहले भी कई सारी जॉब में रहा, तो कंटेंट वगैरह उन्होंने बहुत हेल्प की। तो इन लोगों का, परिवार का, ओरिजिनली आप देखेंगे तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसी की वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ। डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का ही होता है, क्योंकि प्रिपरेशन करने के दरमियान रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि कोई किसी बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया। जी बिल्कुल। अब जहां पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए तो ऑब्वियस है कि परिवार के लोग भी दुखी होंगे, आप तो दुखी होंगे ही होंगे, और उस समय एक डिप्रेशन की सिचुएशन में चला जाता है कैंडिडेट। तो अगर वो फेज को क्रॉस करना हो तो उसके लिए आप अपने
स्टूडेंट को क्या एडवाइस करेंगे? जैसे देखिए, ये मेरा भी लगभग, मैं इसके पहले भी मैंने यूपीपीसीएस दिया, यूपीएससी भी मैं दे रहा हूँ, अभी वहाँ पे फाइनल सफलता नहीं हाथ लगी है। यूपीपीसीएस में भी यहाँ पे मैं लास्ट ईयर में इसके जस्ट पहले वाले में इंटरव्यू तक पहुंचा था, फिर वहां सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हाँ देखिए, असफलता होने पे थोड़ी तो निराशा होती है, निराशा बिल्कुल होनी भी चाहिए, स्वाभाविक होता है, आप इतना प्रयत्न करते हैं उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसको ज्यादा दिन अपने ऊपर मतलब हावी ना रहने दें, बल्कि जो उसके बाद आपके पास खाली टाइम बचता है उसमें उसका आप उपयोग करें कि क्या कमी रह गई, किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, सो दैट कि जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारे फेवर में हो, या अब क्या जो छोटी छोटी बातें हैं उनको थोड़ा सा और ग्रूम करने की कोशिश करें। तो उसको असफलता को ज्यादा दिन अपने ऊपर नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आपने सुना कि अभिषेक जी के अनुसार सफलता और असफलता ये एक जीवन का हिस्सा है। असफलता के समय अपना धैर्य बरकरार रखें और अपनी कमियों को जानें। इट मींस कि सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से आप जिस मुकाम को पाना चाहते थे वो इस बार प्राप्त नहीं हुआ है, और यथाशीघ्र आप अपनी उस कमियों को दूर करने का प्रयास करें और उस असफलता के दायरे से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस असफलता के दायरे में रहेंगे उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जल्द से जल्द उस दायरे से अपने आप को बाहर निकालें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अभिषेक जी, स्टडी मटेरियल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में बहुत सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं, उसमें कैसे सही मटेरियल का चुनाव किया जा सकता है? देखिए, सही मटेरियल के लिए फिर मैं वही कहूंगा कि जैसे कि जो सिलेबस है, आप अपने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करिए, उसको अच्छे से पार्ट वाइज में बांटिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या हमको पढ़ना है। जैसे लोग बहुत ज्यादा पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम देखिए रिसर्च करने का नहीं है, ये है कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज करके फाइनल रूप से सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को पढ़िए और आपने जो कोई भी किताब खरीदनी चाहिए तो ये देखिए कि आपके सिलेबस का कितना पोर्शन उसमें कवर होता है। इसलिए मत खरीदिए कोई भी किताब कि ये बहुत फेमस है, इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया, वो बहुत सारे कंटेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम हमेशा कहीं ना कहीं आप देखिए कि लास्ट ईयर कितने पेपर देखिए, हमेशा ही जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही पेपर बनता है, कभी भी सिलेबस से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा वो नहीं जाते हैं। तो कोशिश ये रखिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें ही पढ़िए, अपना जो स्टडी मटेरियल है उसका भी चुनाव सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। जैसे आप कोई भी किताब करने जाते हैं तो कंटेंट उसका चेक करिए, कंटेंट देखिए कि इसमें हमारे सिलेबस कितना कवर होता है, उन्हीं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो उन्हीं स्टडी मटेरियल्स को परचेज करिए। मतलब जो किताब आपके सिलेबस के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहा हो, आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए उस किताब को पढ़ने के लिए, जी, है ना? पढ़ने के समय जो हैंड नोट्स बनाते हैं हम लोग, मतलब जो स्टूडेंट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसकी कितनी भूमिका रहती है, और वो नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं, नोट्स बिल्कुल ही बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट में सिर्फ आपको उसी से रिवीजन हो सकता है। कोई भी बुक आप सपोज दैट पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अब ये काफी बल्कि किताबें होती हैं, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, सब कुछ रिवाइज कर लिया। लेकिन अगर आपके पास हैंड नोट्स नहीं है तो एग्जाम के 2 दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पूरी बुक नहीं ले सकते हो, या सपोज दैट अगर आप एक बुक से कर भी रहे हो तो फिर आपके बाकी सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो पढ़ते पढ़ते हर समय जो की पॉइंट्स हैं, जो उनको बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लीजिए या की वर्ड्स लिख लीजिए, या जो जिस तरीके से भी आपको समझ में आता हो, उसका कोई एक फिक्स रूल नहीं है, जो भी आपको समझ में आता हो उस तरीके से उन चीजों को नोट कर लीजिए, सो दैट कि लास्ट में बिल्कुल एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपके पास हर सब्जेक्ट के वो हैंडमेड नोट्स हो, ताकि आप उनसे रिवाइज कर सको, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहती है, आपको ही पता होता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो बिल्कुल पढ़ते समय आपको हैंड रिटन नोट्स बनाते चले जाने चाहिए, लेकिन वो फिर इतने भी बल्कि नहीं होने चाहिए कि आप एज इट इज किताब ही उठा के कॉपी कर दे रहे हो, सो दैट वो सेल्फ में इतना बल्कि हो गया कि वो जो आपका ऑब्जेक्टिव था रिवीजन का वो फिर डिफीट हो जाता है। बिल्कुल। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी मानी जाती है कि जब आप लिखते हैं तो बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं वो बातें दिमाग में रहती हैं। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अच्छी तरीके से उन चीजों को मेमोराइज करने के लिए अभिषेक जी का सलाह ये है कि जो भी चीजें पढ़ें उसके ऊपर आप अपना एक पर्सनल नोट्स बनाएं, सो दैट कि लास्ट मोमेंट में आपको किताब पे ना जा करके अपने नोट्स को रिवाइज करके ही आपकी सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अभिषेक जी, आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा था? जी, मेरा यूपी में जब मैं यूपीपीसीएस देता हूं तो वहां पे मेरा वैकल्पिक विषय समाज कार्य, सोशल वर्क और डिफेंस, ये रहता है। यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी मेरा वैकल्पिक विषय है। तो ये कैसे दोनों का सामंजस्य बना पाते हैं आप?
अब पढ़ने पे है, देखिए टाइम निकालना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना समझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको उसके सारे इश्यूज पता होने चाहिए। वहां पे सोशल वर्क, डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट भी है, डिफेंस ज्योग्राफी दोनों में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, सोशल वर्क लेने के एक वजह ये भी थी कि थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस है, आप उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छा से, मतलब अच्छी तरीके से उसका कवर किया जा सकता है, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए सोशल वर्क था। और बाकी तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे डिफेंस है, उसका सेकंड पेपर काफी सारा उसका करंट सिनेरियो से रिलेटेड रहता है, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ, सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर होते रहते हैं, तो इसलिए उसको साथ में रखते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि एक स्टूडेंट किसी एक ऑप्शनल को ऑप्ट करने में बहुत ज्यादा पजल होता है, और अभिषेक जी ने दो दो ऑप्शनल ऑप्ट किए हुए हैं। तो आप पहले ये बताएं कि कोई स्टूडेंट अगर ऑप्शनल लेना चाहता है, कोई ऑप्शनल पेपर के लिए सिलेक्शन करना चाहता है, सेलेक्ट करना चाहता है, तो उसे किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? जी, प्राइमरीली सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें, सिर्फ किसी सब्जेक्ट के लिए इसलिए मत जाइए कि इसमें मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसा कि मार्केट में आप देखेंगे हमेशा चलता रहता है, मार्क्स इसमें बहुत मिलते हैं, इसमें स्केलिंग बहुत अप होती है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ, मेरा जैसे सोशल वर्क और डिफेंस था, जैसे लोग कहते हैं सोशल वर्क में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, मैं इसी सब्जेक्ट से, मेरा पिछली बार नहीं हुआ था सिलेक्शन, इस बार हुआ है, तो आप सिर्फ उस पे मत जाइए कि इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे मिलते हैं, बल्कि पहली चीज, सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें कितने भी अच्छे नंबर मिलते हो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना। और सेकंड द थिंग ये है कि उसमें मार्केट में रिलेटेड स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल होने चाहिए, आपको कोई गाइडेंस करने वाला हो। ठीक है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस छोटा है, लेकिन अब आपको मार्केट में उसमें अच्छे मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है, तो सेल्फ उस तरीके पूरी तरह से कवर करना है, फिर आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो दो चीजों पर ध्यान दीजिए कि पहला आपका उसमें रुचि हो, आपका इंटरेस्ट उसमें हो अच्छे से। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आधा काम एक ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि आप उसको बहुत मन से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे उसको। और दूसरी चीज कि मार्केट में आपको गाइड करने के लिए कोई हो, या आपका खुद का बैकग्राउंड हो, तो फिर कोई और बात ही नहीं रह जाती। सपोज आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट खुद से पढ़ा है, तब कोई और बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसा निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अभिषेक जी के अनुसार सबसे पहले आप 2 3 4 सब्जेक्ट जिसमें आपका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो, आप उसे ऑप्ट कर लें, और फिर ये देखें कि किसका सिलेबस आप ज्यादा अच्छी तरीके से कवर कर पा रहे हैं, किसका सिलेबस आपके समझ में आ रहा है, और फिर उस सब्जेक्ट को लेकर के आप बढ़ें। अभिषेक जी, बातों बातों में आपने कहा कि इसी सोशल स्टडीज के साथ लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो कहीं आपके दिमाग में ये बात आई नहीं कि फिर यूपीएससी का जो मेंस ऑप्शनल है जियोग्राफी, उसी के साथ इस बार यूपीपीसीएस को दिया जाए? नहीं, जैसे वहां नहीं हुआ था, तो जब मार्कशीट आती है, आप एनालाइज करते हैं उसको, तो मैंने ये एनालाइज किया कि सब्जेक्ट में काफी कमी नहीं रही थी। मेरा जनरल स्टडीज का कुछ सेक्शन था जहां पे मैं और बेटर मुझे परफॉर्म करना चाहिए था, और सिलेक्शन भी कुछ ही नंबरों से नहीं हुआ था। तो मैंने ज्योग्राफी लेने को फिर रहने दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, सब्जेक्ट इसको यही रखते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज में जो जहां पे कमी हो रही है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, तो बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये कौन सा अटेम्प्ट था अभिषेक जी आपका? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा जी। मतलब पिछले 4 सालों से मेरे ख्याल से निरंतर आप प्रयासरत रहे हैं। जी। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर आप किसी भी काम में, जैसे सेल्फ स्टडी की बात अगर हम लोग करें, तो अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। इस बात को अभिषेक जी के अथक मेहनत ने साबित कर दिया है। अभिषेक जी, इस पे एक सवाल ये भी बनता है कि कोई स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है तो उसके दिमाग में बात आती है कि कितने घंटे की तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, घंटे की पढ़ाई से बहुत क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी में रहिए, मेरा ये सजेशन होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 2 ही 3 4 घंटे पढ़ के ऐसे भी हैं जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, मैं जानता हूं उनको। ठीक है, तो कोशिश, ये आपका सबका अपना एक लेवल होता है, सबका दिमाग की अपनी एक पावर होती है, कितना आप मेमोराइज कर सकते हैं, कितना आप समझ सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। पढ़ाई को भी बिल्कुल एक तरीके से बर्डन मत बना लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, चीजों को कवर करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर एक एस्टिमेट देखा जाए तो लगभग 8 से 9 घंटे की पढ़ाई डेली आप 12 से 15 महीने तक जरूरी है, सो दैट कि आप एक फाइनल पोस्ट पा सकें। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई निरंतरता के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो कितने घंटे के ऊपर बात हो रही थी हमारी, उसमें जनरली देखा गया कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो अपने सीनियर्स को पढ़ते हुए देख करके घबरा जाते हैं कि इतनी मेहनत तो हमसे हो ही नहीं पाएगी, भैया तो पूरी रात पढ़ते रहते हैं या लाइब्रेरी चले जाते हैं सुबह पढ़ने के लिए। तो इसमें फिर उनको कैसे, मतलब नहीं, उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, अच्छा,
कुछ लोग जैसे जो 14-15 घंटे पढ़ भी रहे हैं, तो वो एग्जाम के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी आप प्रीलिम्स के 6 महीने पहले हैं, तो आप 7-8 घंटे तक पढ़ते रहिए, चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स के 10 दिन पहले एक अलग चीज होती है, आप 12-12 घंटे पढ़ते हो, 14 घंटे पढ़ते हो। सिमिलरली मेंस के कुछ दिन पहले अलग चीज होती है, तो आप एग्जाम के स्टेजेस के साथ इवॉल्व करते जाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि बस एक मेन चीज होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी बना के रखिए। आपको किसी दूसरे से घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखिए और धीरे धीरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी ने। एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा कहा जाता है कि हम हर काम प्रेशर में करते हैं। तो वैसे स्कूल डेज से भी हम लोग देखते हुए आ रहे होंगे कि पेरेंट्स चाहे पूरे साल पढ़ने की एडवाइस करें, शायद उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती पूरे साल में, लेकिन परीक्षा के दरमियान अपने आप पढ़ने का मोमेंटो बढ़ जाता है, अपने आप स्टडी के आवर्स बढ़ जाते हैं। अभिषेक जी, अभी हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि 4th अटेम्प्ट में आपने ये सफलता हासिल की है। अगर आपको एक और चांस दिया जाए तो परीक्षा के प्रणाली जो है, परीक्षा का जो सिलेबस है या परीक्षा कंडक्ट करने की जो प्रणाली है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, हाँ, मोर और लेस ठीक है। बस प्रीलिम्स एग्जाम्स और कुछ ज्यादा सेंटर्स पे होना चाहिए, सो दैट सारे लोग अच्छे से दे सकें, और बाकी तो परीक्षा कंडक्ट कराने। और अगर मैं अब यही सवाल आपके ऊपर करूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करना चाहेंगे अगर आपको अगले अटेम्प्ट में जाना हो तो? जी हाँ, जैसे मेरा अभी इस बार चयन डिप्टी एसपी पे हुआ है, तो एक और पोस्ट है एसडीएम पे, मैं उसके लिए ट्राई करूंगा। मैंने 17 का अटेम्प्ट भी दे के रखा हुआ है। अच्छा। ऑलरेडी उसका भी मेंस हो चुका है मेरा, अभी 18 का प्री भी दिया हुआ है। तो अगर जैसे मेंस देने की जरूरत पड़ती है, सपोज दैट 17 में फाइनल नहीं होता है, तो हाँ, अब जैसे कुछ चीजें हैं जो उसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहूंगा। जैसे जब आप आंसर राइटिंग करें मेंस में, स्पेसिफिकली कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, कुछ तो बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो ठीक है, आप उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी है, डिफेंस है, सोशल वर्क, तो आंसर राइटिंग में जो करंट अफेयर्स चल रहा है या जो समसामयिक इश्यूज चल रहे हैं, रिलेवेंट इश्यूज चल रहे हैं किसी भी टॉपिक से, उसको भी अपने आंसर में कवर करने की कोशिश कीजिए। तो वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है कि आप करंट चीजें भी कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी इलेबोरेट कर रहे हैं। तो वो आप आंसर राइटिंग को थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है और ज्यादा अच्छे नंबर आपको पाने में मदद करेगा। बिल्कुल, किसी भी आंसर को लिखने के लिए उसके बैकग्राउंड के साथ साथ, और यहीं पे फिर मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर की भूमिका के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे पुलवामा अटैक के बारे में बात करें, तो ये जो टेररिज्म के ऊपर बात चल रही है पिछले कई सालों से और आज पूरा विश्व इससे ग्रसित है, तो उसमें पुलवामा अटैक का एग्जांपल दिया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आप डिफेंस के आंसर लिख रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ठीक है, या इस टाइप की जो प्रॉक्सी टेररिज्म है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इन चीजों को रोकने के लिए जो काम कर रही है, तो आप अपने आंसर राइटिंग के साथ ही उन चीजों को भी थोड़ा सा अगर कवर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो आपका आंसर ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है और मार्क्स भी आपको ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज इंटरनेट का जमाना है जी, तो आप अपनी तैयारी करने के दरमियान ये ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या इंटरनेट का उपयोग किस तरीके से किया आपने? देखिए, इंटरनेट से एक बहुत हेल्प तो बहुत मिली है, क्योंकि आप कहीं पर भी आज देखिए, पहले सबको दिल्ली ही आना पड़ता था, आज आप देश के किसी भी कोने में रहकर के तैयारी कर सकते हैं, आपको सारा कंटेंट मिलता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ में नहीं भागना है। कोशिश कीजिए जो भी आप सोर्स ले रहे हो, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, या जो भी वेबसाइट या जो भी पोर्टल आप यूज कर रहे हो, वो ऑथेंटिक हो, तो उसके इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपको कुछ चीजें कवर करनी है तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाइए, वो ज्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है आपको। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, या नीति आयोग की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वेरियस बॉडीज हैं, सेबी है, आरबीआई है, इनकी वेबसाइट्स को थोड़ा फॉलो करते रहिए। या फिर पीआईबी, हाँ, पीआईबी है, तो आपको उन चीजों को पता चलता रहता है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स नए चल रहे हैं। तो और इनसे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे जो भी इन्फॉर्मेशन हो रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, दे आर द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहता है, आपको कभी ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। तो उनको फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, अभिषेक जी ने जैसा बताया कि पहले जब तक हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तब तक अंडर कंपल्सन पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से या किसी भी गांव से बच्चा तैयारी करने के लिए दिल्ली ही मूव करता जी, बिल्कुल। आज के डेट में वो कोई कंपल्सन नहीं रह गया है, लेकिन क्या वो सारी चीजें जो दिल्ली आकर के प्राप्त होती हैं, जो फेस टू फेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की अगर हम लोग बात करें, वो ऑनलाइन में मिल जाती है वो सारी चीजें?
बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसे हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो क्लास के साथ साथ आपके डाउट्स भी आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं या उनको बाद में सॉल्व करके देते हैं। तो अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं, खुद भी स्टडी कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्पून फीडिंग पे मत जाइए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी हेल्पिंग जो इंस्टीट्यूट है आपको बिल्कुल पूरी तरह से चीजें समझा देगा। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद भी पढ़ना है, और वो आपको एक हेल्पर का काम करते हैं कि वो भी आपको उन चीजों का इनपुट बना के देते हैं। तो मिला जुला के पढ़ेंगे अगर आप, तो इजिली आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, अभिषेक जी ने जैसा कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्पून फीडिंग का एक्सपेक्टेशन आपको किसी भी टीचर के साथ, किसी भी क्लासरूम कोचिंग के साथ या किसी भी पोर्टल के साथ नहीं होनी चाहिए। इट मींस कि आप अपनी बेसिक तैयारी स्वयं से करें। बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी जाकर के आप क्लास में हो रही चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सिविल सर्विसेज की क्लासेस जनरली 6 घंटे 7 घंटे तक लोग करते हैं जी। तो वो सारी चीजें तभी समझ में आ जाएगी जब आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। अभिषेक जी, इंटरव्यू के बारे में कुछ बात करें हम लोग की, साक्षात्कार की तैयारी, जैसे प्री और मेंस की तैयारी के बारे में आपने कहा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, ये एक समग्र तैयारी होनी चाहिए। साक्षात्कार की तैयारी प्री के पहले होनी चाहिए, प्री के बाद होनी चाहिए, या मेंस के बाद होनी चाहिए? देखिए, साक्षात्कार की तैयारी भी आपकी चलती रहती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आता है कि आपका जो मेंस सब्जेक्ट था। तो डेफिनेटली जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप प्री मेंस जब आपने तैयार किया है, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हो, तो काफी सारी चीजें आपको पता है। अब साक्षात्कार का जो दूसरा पहलू आता है कि सपोज दैट जो पर्सनालिटी रिलेटेड, कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सब चीजों की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा मॉक इंटरव्यूज चलते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये इसके अलावा आप थोड़ा सा गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं, वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक, उनका क्या इम्पैक्ट है, कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है, ये अप्रोच थोड़ी डेवलप करें आप अपने अंदर, तो आप इंटरव्यू में भी आराम से चीजों का आंसर कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे? इंटरव्यू के मार्क्स, अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो मार्क्स बता नहीं सकते। ओके। जनरली देखा गया है कि कई बार आपको क्वेश्चन के आंसर आते तो है, लेकिन आप उसकी प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। और इंटरव्यू के बारे में खास करके बात कही जाती है कि किसी भी साक्षात्कार में आपके पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, आपके नॉलेज को चेक नहीं किया जाता, क्योंकि नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी प्री और मेंस एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। तो साक्षात्कार में भी, अब यहाँ से फिर मैं न्यूज़पेपर की बात करूंगा कि एक न्यूज़पेपर रीडिंग ही एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जो कि लास्ट स्टेज तक, जैसे इंटरव्यू के लेवल तक भी आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली आप इंटरव्यू में देखेंगे तो मोस्टली कुछ स्टैटिक टॉपिक के बाद फिर वो डायनामिक टॉपिक्स की ओर ही आते हैं कि क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, कुछ ऐसा इशू हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एक अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके वेरियस डायमेंशंस जानते हैं, आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं उसको कम शब्दों में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि हमेशा ही कोई भी एक इशू है तो उस पर बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करिए। इवन मेंस में, एग्जाम आंसर राइटिंग में भी कभी अगर आता है या फिर इंटरव्यू में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बायस्ड ना होइए किसी एक टॉपिक के लिए, बैलेंस्ड व्यू दीजिए सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है इंटरव्यू के बारे में कि आपकी चाहे पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसका सपोर्ट आपको करना है। बिल्कुल, गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि प्राइमरीली आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको सपोर्ट करना है। लेकिन जहां पे थोड़ा सा ट्रिवियल सिचुएशन है, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट बिल है या गवर्नमेंट चीजें हैं और जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है, तो इन चीजों को आप संविधान के दायरे में समझा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम्स में समझा सकते हैं, विदाउट गवर्नमेंट के प्रति गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए। बिल्कुल। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभिषेक जी ने बड़ी अच्छी सलाह दी है कि चूंकि आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होने जा रहे हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिहाफ में सपोर्टिव एटीट्यूड लेके जाना चाहिए, और अगर कहीं कुछ है तो लॉजिकली अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। इस परीक्षा में या किसी भी परीक्षा की बात अगर हम लोग करें तो टेस्ट सीरीज का एक बड़ा रोल होता है। आपको क्या लगता है कि बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन एक उसमें जैसे कि प्री कंडीशन ये है कि आप अपनी ओर से जब पूरी तरह से तैयारी आप कर चुके हो तभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसका इफेक्ट तभी होता है। जैसे सपोज दैट बहुत से लड़के ऐसे ज्वाइन करते हैं कि टेस्ट सीरीज की बस दिए जा रहे हैं, ठीक है, और
जैसे बाद में जस्ट पीछे से देख लिया कि क्या क्या आंसर था, वो अप्रोच ना रखें। आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो ही आपको पता चल पाएगा कि कितना कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, क्या हमको चीज और कवर करनी है, किस पे हम और फोकस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक कोई टेस्ट सीरीज, एक कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज, मार्केट में बहुत सी है, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जैसे मेंस में है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वहां टाइम कम होता है, 20-22 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी बनने लगती है, प्रीलिम्स में भी आप अच्छे समय में कवर कर पाते हैं। तो एक कोई भी टेस्ट सीरीज आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर पाते हो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर आपसे कितने आगे हैं, और दूसरा की टाइम मैनेजमेंट, जो कि जनरली फ्रेशर्स के लिए एक प्रॉब्लम आती है जब वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं। तो एक एग्जाम का माहौल आप बिल्कुल से आप पहले से ही थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो, बिल्कुल, क्योंकि जब आप पहली बार ही बिल्कुल जाते हो, आप कहीं भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां एक लिटिल बिट नर्वसनेस रहती है, आप थोड़ी गलतियां हो जाती हैं आपसे, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अच्छी है। ओएमआर सीट फिल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का एक एडवांटेज ये होगा कि आप यूज टू हो चुके होंगे, और शायद कल को रियल एग्जाम जब देने बैठे आप, तो आपको ये एहसास भी नहीं हो कि आप किसी जगह पे किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर रियल एग्जाम दे रहे हैं। आंसर लिखने के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक तरीका होता है कि पैराग्राफ में आंसर लिखे जाते हैं, एक तरीका होता है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखे जाते हैं, एक तरीका होता है कि मैप्स का सपोर्ट लेते हैं। तो आपके अनुसार कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, किसमें ज्यादा मार्क्स? मेरा ये कहना है कि आप तीनों को यूज कीजिए, लेकिन जहां जिसकी जैसी जरूरत हो। ठीक है, सपोज दैट अगर एक कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है उसका, तो आप कंप्रीहेंशन बेस्ड पर ही जाइए। ठीक है, जहां पे बहुत डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, वहां आप पॉइंट फॉर्मेट में लेके मतलब उस आंसर को कवर कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी पूछी गई है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सपोज दैट इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि कुछ फैक्टर्स पूछ रहे हैं, या कोई शुगर बेस्ड इंडस्ट्री उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वहां पे मैप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि क्या उसकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर दिए। बिल्कुल एक ब्लाइंड होके इसके पीछे मत भागिए कि नहीं पॉइंट फॉर्मेट में नंबर मिलता है तो सारे आंसर पॉइंट फॉर्मेट में ही देने हैं। जहां जिसकी जैसी जरूरत है वैसा यूज कीजिए। जबरदस्ती के भी डायग्राम्स मत बनाइए। लोगों को एक ये रहता है कि डायग्राम्स में बहुत नंबर मिलते हैं, जबरदस्ती मत बनाइए, जरूरत है तो बिल्कुल बनाइए। जहां पे सपोज दैट कोई टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल पूछी गई है, तो आप कुछ की फीचर्स बना सकते हैं। अब आप उसमें पूरा टेम्पल ही बना रहे हैं, तो वो आप वेस्ट कर रहे हो पेज को, एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट को भी आप वो कर रहे हो, तो वो आपको ज्यादा नंबर नहीं दिला सकता है। क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, जैसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए। कुछ ऐसा ही देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी भी आंसर में हाइलाइटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाइलाइटर तो नहीं यूज करना चाहिए जैसा मुझे लगता है। हाँ, बल्कि अगर कुछ ज्यादा मतलब फोकस चीजें हैं जिसको आप बताना चाहते हैं या एग्जामिनर तक कन्वे करना चाहते हैं, तो आप अंडरलाइन बिल्कुल कर सकते हैं ब्लैक पेन से। हाइलाइटर वगैरह तो नहीं यूज करने चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से अभिषेक जी काफी बातचीत की हम लोगों ने, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। शुक्रिया। बट चलते चलते आप अपने यंगस्टर्स को कुछ एडवाइस करना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल मेहनत कीजिए, पूरे दम लगा के मेहनत कीजिए। और सिविल सर्विसेज के लिए बस एक चीज ये है कि ये मत सोचिए कि तुरंत ही सफलता मिल जाए, या बहुत ज्यादा पेशेंस लूज मत कीजिए। धैर्य रखिए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, फोकस्ड होकर कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, जो कि ज्यादा जरूरी है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि निरंतर मेहनत, एक फिक्स टारगेट के साथ अगर आप करते हैं तो ये कोई हवा नहीं है। और हम आप जैसे बीच के ही स्टूडेंट सफल होते चले जा रहे हैं, और हमारे लिए मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू।